हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। हिंदी की इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जल्दी जल्दी सभी साथी लाइव आ जाइए। ये क्लास आप सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो फटाफट जुड़िए, वीडियो को शेयर करिएगा, सभी साथियों तक शेयर करिएगा। आप सभी के लिए देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, कुप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है। जी हाँ फ्रेंड, कुप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है। आंसर कमेंट करके बताएं, कुप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है, मतलब उसका अर्थ क्या होता है। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाए फ्रेंड, वीडियो को शेयर करते जाइएगा, सभी साथियों तक शेयर करिएगा, क्योंकि यह क्लास आप सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं आपकी होने वाली है, उन सभी परीक्षाओं में यदि हिंदी पूछा जाएगा तो सामान्य हिंदी के लिए आपकी बेहतरीन क्लास है। यहाँ से निश्चित तौर पर आपको मदद मिलने वाला है। कहना है कुप मंडूक होना मतलब अत्यंत सीमित होना, सीमित ज्ञान होना, कुएं में गिरना, घर में रहना या बहरा। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करिए। क्लास प्रारंभ हो चुकी है, सभी साथी जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करना प्रारंभ करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सही जवाब क्या होंगे, जल्दी से बताइए। जी हाँ, मुहावरे का आज के वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा योगदान है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी बातें, बहुत बहुत लंबे शब्द को हम क्या है मुहावरे में सीमित कर देते हैं। किसी को ज्ञान देने के लिए मुहावरे का हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला हमारा मुहावरा दे दिया, कुप मंडूक होना का मतलब होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ए द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। कुप मंडूक होना मतलब क्या होता है कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ए द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बहुत बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे, बहादुर शब्द है किस प्रकार का, फारसी, अरबी, तुर्की या हिंदी। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहादुर किस प्रकार का शब्द है। जल्दी से आंसर कमेंट करें फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए फटाफट आइए, कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करिए। जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं, वीडियो को शेयर करते चलिएगा, सभी साथियों को शेयर करिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बहादुर किस प्रकार का शब्द है, क्या फारसी भाषा का, क्या अरबी भाषा का, क्या तुर्की भाषा का, क्या हिंदी भाषा का। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइए। जल्दी से सभी साथी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने आंसर कमेंट करेंगे। बताएं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है, सॉरी सेकंड का, बहादुर किस प्रकार का शब्द है। यहाँ पर आंसर कमेंट करिए, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी। जी आंसर आपके आने प्रारंभ हो चुके हैं। जी हाँ, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। ए कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारे साथी जो है ए कमेंट कर रहे हैं। चलिए, कुछ लोग सी भी कमेंट कर रहे हैं, तो सी वाले साथियों के जवाब सही हैं कि बहादुर जो शब्द फ्रेंड वो तुर्की का शब्द है। बहादुर जो शब्द फ्रेंड वह तुर्की का शब्द है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि जो बहादुर है वो आपका तुर्की शब्द है। जी हाँ, बहादुर तुर्की शब्द है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। तरंग शब्द का सही, तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द का चयन करना है। तुरंग होगा, अटवी होगा, केकी होगा या उर्मी होगा। तो तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या होगा, जल्दी से बताइए। तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या होगा, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आंसर कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब क्या है, कि जो तरंग शब्द है उसका सही समानार्थी शब्द क्या है। आंसर कमेंट करिएगा। ना तो तुरंग है, ना ही अटवी है, ना ही उर्मी है, जो है फ्रेंड वह है विकल्प नंबर सी। केकी आपका तरंग शब्द का समानार्थी शब्द है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर, तरंग शब्द का जो समानार्थी शब्द है वह है केकी। चलिए, जी हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तरंग शब्द नहीं होगा यहाँ पर, तरंग पूछा जा रहा है। जी हम तुरंग में कंफ्यूज हो गए थे। उर्मी, डी द राइट आंसर, डी इस प्रश्न का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर, तरंग शब्द का जो समानार्थी शब्द है वह है डी। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उर्मी द राइट आंसर, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र की फिल इन द ब्लैंक है, उसके बाद में ही देशवासियों की नीयत है। जी हाँ, इसमें दो में से हमको चयन करके बताना है कि राष्ट्र की डैश में ही देशवासियों की डैश निहित है। तरक्की प्रगति, तरक्की उन्नति, प्रगति उन्नति या उन्नति प्रगति। चार विकल्प आपके सामने, आंसर कमेंट करना है क्या भरा जाएगा। राष्ट्र की डैश में ही देशवासियों की डैश निहित है, तो डैश डैश जो है वो डैश में आपको फिल करना है, क्या उपयुक्त विकल्प भरा जाएगा। चलिए, आंसर विकल्प नंबर सी तुरंत आ गया, तुरंत विकल्प नंबर सी आंसर आ गया है। आंसर कमेंट करिएगा
विकल्प नंबर सी साथी कमेंट कर रहे हैं। चलिए भाई, बहुत सभी 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 लोगों को धन्यवाद, सभी लोगों को धन्यवाद। जितने भी साथी लाइव हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है? सभी लोग एक बार फिर से वीडियो को शेयर करिएगा। जैसे जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं फ्रेंड, वीडियो को शेयर करिएगा, सभी साथियों से शेयर करिएगा। राष्ट्र की, चलिए जी हाँ, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। प्रगति उन्नति, प्रगति और उन्नति कहने का मतलब राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है। राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं होती है? बघेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या खड़ी बोली? बताइए फ्रेंड, कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती? आंसर बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। आई होप सभी साथियों के जवाब सही होंगे। चलिए जी हाँ, विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कमेंट करिए। बघेली, बघेली कमेंट कर रहे हैं फ्रेंड। जी हाँ, इसका एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित होती हैं। तो ब्रजहरी बुंदेलखड़ी, जी हाँ, ब्रजहरी बुंदेलखड़ी, ये जो आपका एक ट्रिक है, इससे आप पश्चिमी हिंदी की जो भाषाएं हैं उसको जो है आप याद रख सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको जो है याद रहेगा। बघेली इज द राइट आंसर। बघेली इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बी ए इज द राइट आंसर। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, के नाम स्त्रीलिंग होती है? जी हाँ, के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम या पर्वतों के नाम? आंसर बताइएगा। किसके नाम जो है, किसके नाम आपके, क्या वृक्षों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं कि नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम? किसके नाम स्त्रीलिंग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर कमेंट करिएगा। चलिए, बी आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। बी साथी कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, जितने भी लोग बी कमेंट कर रहे हैं उन सभी के जवाब सही है भैया, कि जो नक्षत्रों के नाम हैं वह सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जबकि वृक्षों के नाम, देशों के नाम और पर्वतों के नाम ये सारे पुल्लिंग होते हैं। जो यहाँ पर स्त्रीलिंग है वह नक्षत्रों के नाम है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है मोहन राकेश जी का। विकल्प नंबर सी पे टिक करिए, जवाब आप सभी का सही है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है। आप सभी लोग पढ़िएगा इसको, बड़ा ही मजेदार नाटक है। सी इज द राइट आंसर। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर। आगे बात करेंगे, हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार हैं हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, राणा प्रताप या राम नारायण पांडे? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर कमेंट करिएगा कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? ना तो हरिऔध हैं, ना ही सोहनलाल द्विवेदी है और ना ही राणा प्रताप है। तो कौन बचा भैया? बचे आपके राम नारायण पांडे। तो उन्हीं को टिक करिएगा, जवाब सही है। फटाफट विकल्प में आंसर छापिए रहिएगा, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट को छाप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी नहीं होगा भैया, डी, डी इज द राइट आंसर। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि राम नारायण पांडे इज द राइट आंसर। हल्दी घाटी बड़ी प्रसिद्ध रचना है फ्रेंड। इसका संबंध आप सभी लोग जानते हैं कि राणा प्रताप से है। राणा प्रताप से है हल्दी घाटी का संबंध, इसलिए बड़ा ही प्रसिद्ध हो जाता है। अगला है, हिंदी खड़ी बोली में अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या पैचासी? जल्दी बताइए, हिंदी खड़ी बोली में किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से, पैचासी से? आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जल्दी से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ए कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए भैया, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, तो सारे कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। जो खड़ी बोली है वह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सौरसेनी जो आपकी है वह हाँ जी हाँ, सौरसेनी हिंदी खड़ी बोली के अपभ्रंश से विकसित हुई, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, विशेष कहते हैं, क्रिया विशेषण या अव्यय? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद आंसर कमेंट करिए कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? आप सभी को पता है कि कर्मधारय समास में
कर्मधारय समास में हम विशेषण विशेष का प्रयोग करते हैं, मतलब जिस विशेष की हम विशेषता बताते हैं उसे ही विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर यहाँ जो होगा वह हमारा विशेष हो जाएगा, मतलब जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जी हाँ, विकल्प नंबर सी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? किस क्रम में वाक्य शुद्ध है, मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, आकाश में दीर्घाए बादल छाए रहे, कोयल को बोलना मन को अच्छा लगता है। आंसर कमेंट करके बताइएगा कि मुझे भारी दुख हुआ, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, आकाश में दीर्घाए बादल छाए रहे हैं, कोयल को बोलना मन को अच्छा लगा। तो बताइए कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? ध्यान से देखिएगा, शुद्ध अशुद्ध में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। मुझे भारी दुख है, यह गलत है, भारी नहीं होता है, बहुत होता है। व्याकरण के मुद्दे बहुत चिंतनीय है, यहीं पर मिल गया सही जवाब। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर कि व्याकरण के जो मुद्दे होते हैं वो चिंतनीय होते हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग भी समझ लीजिएगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी होगा। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ वाक्य में पहले है स्थानवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ वाक्य में पहले क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए पहले किस प्रकार का विशेषण है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अब देखिए पहले वाली बात कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि पहला क्या होता है? पहले जो बाद होता है, पहला जो बाद होता है यह कालवाचक विशेषण होगा यहाँ पर, क्योंकि यह जो है आपकी ये समय को दर्शा रहा है, यह समय को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण प्रयुक्त होगा। बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है? उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक? आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है? उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हो, इसे उसे ये जो आपका होता है फ्रेंड, यह संबंधवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए द राइट आंसर, संबंधवाचक सर्वनाम इसका बिल्कुल सही विकल्प है। आगे, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कर्म कारक? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक? आप सभी को पता है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो विकल्प नंबर डी वाला जवाब सही हो जाएगा, आप सभी को पता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किस क्रम में कर्मवाच किस क्रम में कर्मवाच कृतवाचक कृत प्रत्यय प्रस्तुत नहीं है? यहाँ किस क्रम में कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? खिलौना, ओढ़ना, चलनी या खुरचन? आंसर इसका भी बिल्कुल सिंपल है, इसका भी बिल्कुल सिंपल आंसर है। खिलौना में प्रयुक्त है, ओढ़ना में, चलनी में, इन सभी में प्रयुक्त है। जिसमें नहीं है फ्रेंड खुरचन, खुरचन में कर्मवाच्य प्रत्यय प्रस्तुत नहीं हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी द राइट आंसर। क्योंकि खिलौना, औना, ओढ़ना, आना, चलनी, अनी, ये सारे में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो जिसमें नहीं जुड़ा हुआ खुरचन, खुरचन में प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। आगे, अवधि किस प्रकार की उपभाषा का वर्ग है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? यह भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसके भी जवाब आपके सही होंगे कि अवधि अब तक छत्तीसगढ़ी या पूर्वी हिंदी का एक ट्रिक है। जो अवधि है फ्रेंड वह पूर्वी हिंदी की बात है, यहाँ पूर्वी हिंदी की उपभाषाएँ हैं अब तक छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी की क्या होता है? ब्रजहरी बुंदेलखंडी। पश्चिमी हिंदी का ट्रिक है ब्रजहरी बुंदेलखंडी। ब्रज मतलब ब्रज भाषा, हरी मतलब हरियाणवी, अब बुंदेलखंडी, ये तीनों भाषाएं फ्रेंड पश्चिमी हिंदी की हैं और अब तक छत्तीसगढ़ी। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ये क्या है? आपकी पूर्वी हिंदी की है। तो विकल्प नंबर बी जवाब सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है? संजय बहुत देर से टहल रहा है, सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, संयुक्त है? जल्दी से बताइए, संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? जी हाँ बिल्कुल, अकर्मक क्रिया। बी आंसर कमेंट करें, कुछ लोग डी आंसर कमेंट कर रहे हैं। ये भी आंसर आना प्रारंभ हो चुका है कि संजय बहुत देर से टहल रहा है में अकर्मक क्रिया होगी। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि संजय बहुत देर से टहल रहा है
में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होगी। आगे, किस क्रम में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस क्रम में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निलंबन नि, निराकरण निर, दुर्योधन दु, अपहरण अप। अब बताइए फ्रेंड, किस में जो है आपके उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? दुर्योधन में आप देखेंगे फ्रेंड, दुर्योधन में दुर उपसर्ग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दु दिया है, यही हमारा विकल्प सही है। यही सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वह दुर हुआ है, न कि दु केवल। बाकी निलंबन में नि, निराकरण में निर, अपहरण में अप, ये सारे सही हैं, लेकिन जो सही गलत है वह फ्रेंड वह विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन है देवलोग, देवगढ़, देवजन या देववृंद। देववृंद, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए भैया, देवताओं के लिए गढ़ होता है, हमेशा देवताओं के लिए गढ़ होता है कि देवतागढ़ पधारे। देवतागढ़ पधारे का मतलब होता है देवताओं का जो बहुवचन होता है वह गढ़ में होता है। मुनिवृंद, जी हाँ, मुनियों के लिए जो बहुवचन होता है वो मुनिवृंद होता है। देवताओं के लिए देवतागढ़ होगा, इसलिए विकल्प नंबर 20 का जवाब सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। जी आप पूछा जा रहा है वाग वैभव, वाग वैभव का संधि विच्छेद होगा। वाग वैभव में इसमें फ्रेंड व्यंजन संधि का झलाम जसवंते, जी हाँ फ्रेंड, झलाम जसवंते का जो फार्मूला है वो लगेगा। इसका मतलब फ्रेंड होता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा। इसका मतलब फ्रेंड विकल्प नंबर कौन सा सही है? वागधन वैभव, वागधन वैभव, वागधन वैभव या वाग प्लस वैभव। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर कमेंट करिए कौन सा जवाब सही है। जी हाँ, विकल्प नंबर सी। सभी साथियों को, सभी लोग, जो भी लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं देख रहे हैं सभी को धन्यवाद। जी हाँ, सभी को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बस आप सभी लोग इसी तरीके से चैनल से बने रहिए, मुझसे जुड़े रहिए। निश्चित तौर पर आप सभी लोग जो भविष्य की आप सभी की इच्छाएं हैं वह निश्चित तौर पर मैं आशा करता हूँ, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी लोगों की निश्चित तौर पर पूर्ण हो। आगे बढ़ेंगे, किस क्रमांक में वाग वैभव का सही संधि विच्छेद? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी। सबसे पहले आप ये जानते रहिए कौन सा संधि है। संधि है आपकी व्यंजन संधि, और जवाब है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऊषा, ऊषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदती हुई उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण है, दृष्टांत है, संदेह है या विरोधाभास है? कह रहे हैं ऊषा सुनहरे तीर सी बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। बताइए भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर कमेंट करिए, विकल्प सही है। देखिए यहाँ पर सुबह की धूप को तीर का रूप दे दिया गया है, मतलब सुबह की धूप को जो है वह तीर का, मतलब तीर से जो इसका कंपेयर कराया जा रहा है, इसका मतलब मानवीकरण किया गया है। सूर्य की जो किरणें होती हैं उसका मानवीकरण कर दिया गया है, इसलिए विकल्प नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, ए द राइट आंसर, ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला बात करेंगे, जह तह मज्जा मांस रुचि ला की परत पगारे जित चित छिटके छाड़ हाड़ से तु कहू कहू रत्नारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? विभक्त है, अद्भुत है, भयानक है या हास्य है? आंसर कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कि जह तह मज्जा मांस रुचि लखी परत पगारे जित जित छिटके हाड़ तेहु कहे कहू न रत्नारे। विकल्प नंबर ए यहाँ पर जवाब सही है। ए इज द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर फ्रेंड विभक्त रस प्रयुक्त हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है फ्रेंड? तो गौशाला को यदि आप तोड़ेंगे तो इसका जो आपको मिलेगा समस्त पद मिलेगा, वो मिलेगा गायों के लिए शाला। तो गायों के लिए शाला मतलब तत्पुरुष समस्त, संप्रदान तत्पुरुष होगा। विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। गायों के लिए शाला गौशाला का समस्त पद है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से काले छपे शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको चयन करना है, मतलब शिव का पर्यायवाची क्या होगा? पिनाकी होगा, लंबोदर होगा, पिचासू होगा या पिनाका होगा? आंसर कमेंट करिएगा कि शिव का पर्यायवाची क्या होगा। तो शिव का पर्यायवाची होता है फ्रेंड पिनाकी। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर की जो शिव का पर्यायवाची फ्रेंड वह पिनाकी है। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे, किस क्रम में विपरीत स्वर है? किस क्रम में विपरीत स्वर है? ई, ए, उ, आ। तो विपरीत कौन सा है फ्रेंड? पता है आप सभी को कि जो आ होता है वह विपरीत होता है। आपका विपरीत होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी जवाब सही हो जाएगा। ये विपरीत होता है, विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब है। उन्मूलन का विलोम होता है भैया। उन्मूलन, देखिए ध्यान दीजिएगा, यह कन्फ्यूजन का विषय है। उन्मीलन होता है, एक उन्मीलन होता है
जिसका विलोम होता है निमीलन, और एक उन्मूलन होता है जिसका विलोम होता है रोपण। ये दो चीज़ें हैं अक्सर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती हैं कि उन्मीलन का विलोम निमीलन और उन्मूलन का होता है रोपण। तो विकल्प नंबर डी इसका जवाब सही है। छंदबद्ध, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं चरण, यति, तुक या गढ़। छंदबद्ध में जो आपके प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता होती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर कमेंट करिएगा। उसे हम तुकांत की संज्ञा देती हैं। विकल्प नंबर सी के साथ चलेंगे, जवाब सही है। उसे हम तुकांत की संज्ञा देते हैं क्योंकि क्या होता है कि वह स्वर और छंद व्यंजनबद्ध में तुक का प्रयोग करता है। विकल्प नंबर सी जवाब सही है। आगे, विद्यालय विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनाकर भेजा गया। विद्यालय में विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनाकर भेजा गया। इम्तिहान लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? विशेषज्ञ होगा, परीक्षक होगा, अध्यापक होगा या समन्वयक होगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपकी लाइफ टाइम में जब तक आप लोगों ने स्टडी की होगी कभी न कहीं इनसे सामना जरूर होगा। जो साथी बीएड किए होंगे या बीसीजी किए होंगे तो आप सभी के प्रैक्टिकल में आपके एक जो है परीक्षक या विशेषज्ञ आपसे आते थे जो क्वेश्चन पूछते थे, तो आप सभी को पता होगा उसे हम क्या कहते हैं। जी हाँ, विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक या समन्वयक। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया। एग्जामिनर, जी हाँ, एग्जामिनर आप लोग अंग्रेजी से परिचित होंगे। एग्जामिनर उनके कहते थे कि एग्जामिनर आ रहे हैं, आज पूछने के लिए प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आ रहे हैं। तो उसी एग्जामिनर का हिंदी है परीक्षक। ये परीक्षा जो इम्तिहान लेने वाला होता है वह परीक्षक होता है। विकल्प नंबर बी इसका जवाब सही है। आगे, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ तीनों अर्थ से बिल्कुल भिन्न है? भुवन, गृह, घर, गेह। तो देखिए, भुवन नहीं होता है, भुवन यहाँ पर भिन्न अर्थ वाला शब्द है, जबकि गृह, घर, गेह ये तीनों बिल्कुल समान अर्थ वाले शब्द हैं। इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? दधी, पंख, पड़ोसी या मिट्टी। तो दही का दधी होता है, आप सभी को पता है कि दही का जो आपका तत्सम होता है वह दधी होता है। इसलिए विकल्प नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए ही सही हो जाएगा कि दही का तत्सम दधी होता है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। तो ये था फ्रेंड आज का कंप्लीट क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्कोर कमेंट करना प्रारंभ करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।